नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं वर्शिप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद जय भारत। जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं हमें जो लिफ्ट वाले क्वेश्चंस करने थे, हम उनकी आज बात करेंगे। लिफ्ट वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। लिफ्ट, एलिवेटर्स, इन सब, और एंड जाइंट व्हील। एक झूला होता है जाइंट व्हील करके, जाइंट व्हील, ठीक। वो गोल सा झूला नहीं होता वो। तो इसमें केस वन हम लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट गोज अप। क्या है? लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, लिफ्ट गोज अप। तो चलिए देखते हैं। ये लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति है, खड़ा है। लिफ्ट का वजन और इसका टोटल वजन mg नीचे लग रहा है। मैंने आपको कहा था एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मोशन का थर्ड लॉ था। तो ये एक रिएक्शन फोर्स मिल गया। लिफ्ट भी अगर ऊपर जा रही है तो इसका मास और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। लिफ्ट ऊपर तभी जाएगी जब mg r से छोटा होगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो लिफ्ट ऊपर जा ही नहीं पाएगी, टोंटो टोंटो बोलने लग जाएगी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बनेगी। mg उठ के इधर चला गया, r इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। m आ गया कॉमन, a प्लस जी। तो इसमें क्या हो रहा है, r की वैल्यू बढ़ रही है, r की वैल्यू बढ़ रही है, a प्लस जी आ रहा है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसके अंदर जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगेगा कि उसका वजन बढ़ रहा है। when lift goes up, person inside the lift feels that their weight increases. Person inside the lift feels that their weight increases. इसका वजन बढ़ रहा है। ठीक, आई बात समझ में? अब एक और केस ले लेते हैं, केस टू। वो क्या है? when lift goes down, when lift goes down, when lift goes down, ठीक। अब देखो भाई, लिफ्ट नीचे जा रही है तो क्या होगा, mg तो नीचे ही लग रहा है। अब m में भी नीचे लग रहा है लेकिन r ऊपर लग रहा है। तो अब r भी तो मतलब नीचे जा रही है तो प्लस होगा mg में। तो r प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो गई, एम ए माइनस एम जी, उठ के इधर गया तो माइनस का हो गया, m कॉमन, a माइनस जी। r की वैल्यू कम हो रही है तो उसके अंदर जो व्यक्ति है उसको कैसा लगेगा, उसका वजन कम हो रहा है। तो पर्सन इनसाइड द लिफ्ट feels that their weight decreases, their weight decreases, their weight decreases, their weight decreases। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, their weight decreases। ठीक, अच्छा जी। अब बात करेंगे केस थर्ड। वो क्या है? when rope of the lift is broke, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। भाई नीचे mg लग रहा था
और अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो ये केस बन जाएगा फ्री फॉल का। किसका? फ्री फॉल का। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि द वेट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 0। तो चलिए देखते हैं कैसे 0 आता है फ्री फॉल का केस। वही नीचे जा रही है तो वही इक्वेशन बन गई, आर एम कॉमन ए माइनस जी। लेकिन अब अगर ये नीचे जा रही है तो जो ए है वो तो जी के बराबर ही है ना, क्योंकि फ्री फॉल है। तो वैल्यू रख देता हूं ए माइनस ए, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसकी वजह से जो व्यक्ति अंदर है उसको लगेगा कि उसका वजन 0 हो गया है, 0 हो गया है, और उसका सिर लिफ्ट की छत से टच हो जाएगा। द पर्सन inside the lift feels that their weight feels weightlessness, ऐसे लिखेंगे, feels weightlessness, feels weightlessness and their head touches ceiling of the lift and their head touches ceiling of the lift, उसका सिर लिफ्ट की छत से टच हो जाएगा, उसका सिर लिफ्ट की छत से टच हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इस प्रक्रिया से बचना है तो जस्ट लाई डाउन टू द ग्राउंड, ऐसे कर कर चिपक जाना ग्राउंड से, वरना अगर एक बार लिफ्ट की छत से सर टच हो गया तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यमराज ने अपना भैंसा आपकी ओर छोड़ दिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठीक, उसके बाद बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये कहता है कि एक मास है m1, एक बॉडी है उसका मास है m2। ठीक है जी, कहता है m1 की वजह से m2 पर जो फोर्स लगेगा और m2 की वजह से m1 पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन अगर हम लगाते हैं तो वो हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कैपिटल जी की वैल्यू 6.671 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ठीक, ठीक, वैल्यू समझ में आई? अब कहता है कैपिटल जी की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी? जी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, जी की वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? सबसे पहले तो पहला पॉइंट सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों भाई? अगर यूनिट्स ही बदल गई तो जी की वैल्यू बदल गई। जैसे कि अगर न्यूटन के बदले डाइन लगा दूं तो आपको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। बदल गई वैल्यू, बदल गई। डाइन लगाऊंगा इंटू 5 करना पड़ेगा, 10 की पावर 5 आ गया -6, है ना। उसी तरीके मीटर के बदले सेंटीमीटर कर दूं, किलोग्राम के बदले ग्राम कर दूं, पूरी वैल्यूज बदल जाएंगी।
ठीक। और दूसरी किस चीज पर ये निर्भर करेगा? दूसरा ये निर्भर करेगा द सिस्टम इन विच मासेस आर केप्ट। कैसे भाई? अगर मासेस को वैक्यूम में रख दूं, इफ मासेस आर केप्ट इन वैक्यूम, तो बस फिर ये फोर्स ही नहीं लगेगा। या सीधा कह दूं स्पेस में रख दूं, स्पेस में है ही नहीं जी। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? अच्छा जी, तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद बात करते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जियोसेंट्रिक थ्योरी कि अर्थ सेंटर पर है और बाकी प्लैनेट्स, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, जो कि गलत थी। कोपरनिकस भाई साहब आए, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होता, सूर्य केंद्र पर है, बाकी सभी प्लैनेट उनके चारों ओर घूमते। किसी ने ये नहीं बताया कैसे घूमते हैं, कि आप पाथ लेते हैं, कितना टाइम पीरियड लेते हैं, वो सब बताने के लिए एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम है केपलर। तो केपलर ने सबसे पहला नियम जो दिया वो देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर ने कहा planets revolve around the sun in an elliptical orbit and sun is at one of its foci। क्योंकि एक्लिप्स के दो फोकस होते हैं, इन्होंने कहा कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन सूर्य किसी एक छोर पर होगा, या तो किसी प्लैनेट के इधर होगा या इधर होगा। क्या कहा इन्होंने? प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit and sun is at one of its foci and sun is at one of its foci, sun is at one of its foci। ठीक, and sun is at one of its foci। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा जी, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर देख लेते हैं। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है प्लैनेट स्वीप्स आउट equal area in equal intervals of time। Planet sweeps out equal area in equal intervals of time। ठीक, ये सन है, ये प्लेनेट है। मैंने कहा ये प्लेनेट 1 मिनट में इधर आ जाता है, मैं मान रहा हूं। तो इसने एक एरिया कवर किया विच इज A1, फिर अगले 1 मिनट में ये इधर आ गया, इसने एक एरिया कवर किया A2, अगले 1 मिनट में ये यहाँ आया, इसने ये एरिया कवर किया A3। तो इन्होंने कहा कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात की जाए तो प्लैनेट समान क्षेत्र निर्धारित करते हैं, यानी कि ये जो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, आपस में बराबर होंगे, सो अप टू AN। प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Planet sweeps out equal area in equal intervals of time।
ठीक। थर्ड लॉ की बात करते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है देखिएगा। देखिए, प्लेनेट है और ये सन है। ये कहता है जब मान लो प्लेनेट यहां से स्टार्ट हुआ और वापस से घूमकर यहां पर आया, तो जब ये इसका एक चक्कर पूरा लगाएगा वो इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इन दोनों के बीच की दूरी r। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। तो ये कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन is directly proportional to the cube of the distance between sun and the planet। sun and the planet। ठीक। Square of time period of revolution is directly proportional to the cube of the distance between sun and the planet। t square is directly proportional to the r cube। t square is directly proportional to the r cube। तो ये तीन लॉ हैं जो केपलर ने दिए हैं। ठीक, ये तीन लॉ हैं जो केपलर ने दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम vo से डिनोट करते हैं। ये कौन सी वेलोसिटी है भाई? हर एक प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, वैसे भी स्पेस में ऑर्बिट्स दिखते नहीं हैं, इमेजिनरी होते हैं ऑर्बिट्स, हम मानते हैं। ठीक है, तो इनको अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए होती है। उस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी required by a planet to remain in its orbit is called orbital velocity। is called orbital velocity। is called orbital velocity। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर मुझे इस पेन को इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है, तो जो वेलोसिटी मुझे इस पेन को देनी होगी वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी
required by an object to escape from the gravitational field of the earth, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द, ठीक, आई बात समझ में। अब ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि चाहे मैं हूं चाहे ये पेन हो, हम दोनों को ही मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए, तभी हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ये, मास वेट इन सब चीजों पर ये निर्भर नहीं करती है। इसको डिनोट किया जाता है V ऑफ E से। इसकी एक मिनिमम वैल्यू है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी वेलोसिटी हमें देनी ही पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ताकि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाए, ताकि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाए। ठीक, आई बात समझ में। अब कहता है एस्केप वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाएगा ये रिश्ता? देखो, जो V ऑफ E होता है वो √2 V0 होता है, VO। आई बात समझ में। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? चलिए तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। लिफ्ट और एलिवेटर वाले क्वेश्चंस, जाइंट व्हील वाले। हमने कहा कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस व्यक्ति को कैसा प्रतीत होगा? उसका वजन बढ़ रहा है, तो एपरेंट वेट आ गया। ये क्या आ गया? ये एपरेंट वेट बोलते हैं इसको, एपरेंट वेट, आभासी वजन। फिर हमने कहा कि अगर लिफ्ट नीचे जाएगी तो क्या होगा? उसको वेट कम लगे। आप जैसे अगर किसी एलिवेटर पे भी जा रहे हैं ना, एक्सेस स्वचालित सीढ़ियों पर, वो जैसे कश्मीरी गेट वाला जो वो है मेट्रो स्टेशन है, या राजीव चौक वाला जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर एलिवेटर्स जो है ना बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, वहाँ पर आसानी से फील होता है। ठीक है, उसके बाद अगर लिफ्ट की रस्सी कट जाए तो क्या होगा? तो भाई वो फ्री फॉल का केस हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होगा उसका वजन शून्य हो गया और उसका सिर लिफ्ट की छत से टच हो जाएगा। फिर हमने केपलर न्यूटन्स का लॉ देखा, वो क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू लिखी 6.671 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन स्क्वायर kg माइनस। जी की वैल्यू डिपेंड किस पर कर रही है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। और दूसरी चीज कि भाई जहां पर मासेस रखे हुए हैं, अगर मासेस को वैक्यूम में रख देंगे तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं। केपलर का पहला नियम पढ़ा, क्या कहता है? प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकाई।
सूर्य एक फोकस पर होता है। सेकेंड लॉ, प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया in equal intervals of time. Third law, t square is directly proportional to r cube. Square of time period of revolution is directly proportional to the cube of the distance between and the planet. फिर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जाना। ये वो वेलोसिटी है जो चाहिए होती है किसी भी प्लेनेट को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जाना। ये कौन सी है? ये मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको हमें बाहर फेंकना है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। कितनी वैल्यू है इसकी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। रिलेशनशिप क्या है? v ऑफ ई इक्वल टू √2 v नॉट, ये इसका रिलेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने स्वान की वैल्यू पढ़ी 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ग्रेविटी। चलिए यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन होता है समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।